गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 1 फरवरी है और जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने पेज नंबर 102 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गुलामगिरी से। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 103 पर है ये। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर्स वॉज ज्योतिराव फुले। इन नेताओं में जो एक महत्वपूर्ण नेता थे लो कास्ट के, वो थे ज्योतिराव फुले। बॉर्न इन 1827, ही स्टडीड इन स्कूल सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। ज्योतिराव फुले जी का जन्म 1827 में हुआ था और क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो स्कूल्स खोले थे वहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज़ अबाउट द इनजस्टिसेज ऑफ कास्ट सोसाइटी। जैसे जैसे ये बड़े होते रहे तो इन्होंने समाज के अंदर जो जातियों पर भेदभाव होता है, उच्च जाति और निम्न जाति के आधार पर, इन्होंने अपने आइडियाज़ भी वहाँ पर बताए कि सभी जातियाँ एक है। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स सिंस दे वर आर्यंस। उन्होंने ब्राह्मणों पर हमला करने का दावा किया कि वे आर्यों के बाद से दूसरों से बेहतर थे। मतलब उन्होंने यह बताया ब्राह्मणों को कि वे आर्यंस के बाद में दूसरे सुपीरियर हैं। मतलब ज्योतिराव ने लो कास्ट के लिए यह बताया ब्राह्मणों को कि आर्यंस के बाद में जो सुपीरियर्स हुए हैं वे लो कास्ट के व्यक्ति हैं। फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वर फॉरेनर्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, फुले ने इस बात पर बहस की कि आर्यंस क्या थे, फॉरेनर्स थे, बाहर से आए हुए थे। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो कि हमारे इस उपमहाद्वीप में आए हैं। ठीक है, आगे देखिए। मतलब फुले ने तर्क दिया कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। एंड डिफीटेड एंड सबजगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। और देश के सच्चे बच्चों को हराया और परास्त किया। मतलब आर्यंस ने देश के जो असली जो हकदार थे उनको हराया और परास्त किया। दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस, जो लोग आर्यों के आने से पहले यहाँ पर रहते थे। मतलब फुले ने ये तर्क दिया कि आर्य जो थे वे विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और देश के सच्चे बच्चों को हराया और परास्त किया। वे सच्चे बच्चे कौन थे? जो कि आर्यों के आने से पहले यहाँ पर निवास किया करते थे। As the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior as low caste people. जैसे ही आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, वे पराजित आबादी को नीच जाति के लोगों के रूप में देखने लगे। ठीक है, मतलब जैसे ही आर्यों ने अपना यहाँ पर डोमिनेंस स्थापित कर लिया तो आर्यों ने जिन्हें यहाँ पर हराया था, आर्य उन्हें नीच जाति के व्यक्ति कहने लगे। ठीक है। According to Fule, the upper castes had no right to their land and power. In reality, the land belonged to indigenous people, the so-called low castes. ठीक है, फुले के अनुसार उच्च जातियों को अपनी भूमि और शक्ति का कोई आधार नहीं था। मतलब उच्च जाति वर्ग के जो भी व्यक्ति थे उन्हें ना ही तो अपनी लैंड पर और ना ही अपनी जो पावर है उसका कोई अधिकार था। वास्तव में भूमि स्वदेशी लोगों की थी। देखो, उच्च जाति किसको बताया गया है यहाँ पर? आर्यंस को। क्योंकि आर्यंस क्या करते थे कि यहाँ पर आर्यंस बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो पहले से व्यक्ति रहा करते थे इस कॉन्टिनेंट पर, उन्हें क्या कर दिया था? आर्यों ने हरा दिया था। ठीक है, और आर्यंस ही उन्हें नीच जाति के व्यक्ति कहने लगे थे और आर्यंस खुद को उच्च जाति के व्यक्ति कहने लगे थे। ठीक है, तो फुले ने क्या बताया कि एक्चुअली में वास्तव में जो आर्यंस जो हैं, वास्तव में जो आर्यंस हैं उनकी ना ही तो यहाँ पर कोई ज़मीन थी और ना ही उनकी कोई यहाँ पर शक्ति थी। मतलब किसी भी ज़मीन पर आर्यंस का कोई भी अधिकार नहीं था। और वास्तव में जो भूमि थी, यहाँ की जो भूमि थी वह किनकी थी? जिनको आर्यंस ने हराया और आर्यंस ने जिन्हें नीची जाति के व्यक्ति कहा। ठीक है, फुले क्लेम्ड
that before Aryan rule there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways। ठीक है, फुले ने दावा किया कि आर्य शासन से पहले एक स्वर्णिम काल था जब योद्धा किसानों ने भूमि को भर दिया था और मराठा देश में न्यायपूर्ण तरीके से शासन किया था। मतलब फुले ने क्या दावा किया कि आर्यों के यहाँ से आने से पहले जो भारत का जो समय था वो स्वर्णिम काल का था। यहाँ पर योद्धा किसानों ने भूमि को भर दिया था। ठीक है, मतलब बहुत सारी फसलें हुआ करती थी और मराठा देश में न्यायपूर्ण तरीके से शासन किया था। ठीक है, आगे देखिए, ही प्रपोज दैट शूद्र्स, लेबरिंग कास्ट्स एंड अतिशूद्र्स, अनटचेबल्स शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उन्होंने मतलब फुले ने प्रस्ताव दिया कि जो शूद्र हैं, मतलब जो मजदूर जातियों के व्यक्ति हैं, और जो अतिशूद्र हैं जिन्हें समाज में अछूत कहा जाता है, को भेदभाव के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। द सत्यशोधक समाज एंड एसोसिएशन फुले फाउंडेड प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वलिटी। इस वजह से फुले ने सत्यशोधक समाज जो एक संघ था उसकी स्थापना की, जो कि जाति की असमानता का प्रचार करता था। मतलब सब जातियां समान होनी चाहिए, जाति कोई असमान नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें मी हियर एंड यू ओवर देयर। देखिए, मी हियर एंड यू ओवर देयर का मतलब देखिए, फुले वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म दैट वॉज प्रीच्ड बाई अपर कास्ट लीडर्स। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फुले भी उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे जो उच्च जाति के नेताओं द्वारा प्रचारित किया जाता था। मतलब जो व्यक्ति मतलब जाति व्यवस्था के फेवर में थे। ठीक है, जो व्यक्ति ये मानते थे कि ऊंची जातियां होती है और नीची जातियां होती है। ठीक है, फुले ने उनकी क्या करी, बहुत भरसक आलोचना की। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, द ब्राह्मण्स हैव हिडन अवे द स्वॉर्ड ऑफ देयर रिलीजन विच हैज़ कट द थ्रोट ऑफ द पीपल्स प्रॉस्पेरिटी एंड नाउ गो अबाउट पोजिंग एज ग्रेट पैट्रियट्स ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, फुले ने क्या कहा कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म की तलवार को छिपा दिया है जिसने लोगों की समृद्धि का गला काट दिया है और अब उनके देश के महान भक्त बन गए हैं। मतलब फुले ने क्या कहा, ब्राह्मणों पर ये थोपते हुए फुले ने यह कहा कि ब्राह्मण जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी धर्म की तलवार को छिपा रखा है। ब्राह्मणों ने क्या कर रखा है, जाति व्यवस्था कर रखी है, वर्ण व्यवस्था कर रखी है। व्यक्तियों को उनके काम के आधार पर बांट दिया गया है, ना ही उनके कर्म के आधार पर बांटा है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दे गिव दिस एडवाइस टू आवर शूद्र मुस्लिम एंड पारसी यूथ दैट अनलेस वी पुट अवे ऑल क्वारलिंग अमंगस्ट आवर सेल्स about the divisions between high and low in our country and come together, our country will never make and progress। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि वे हमारे शूद्र मुस्लिम और पारसी युवाओं को यह सलाह देते हैं कि जब तक हम अपने देश में उच्च और निम्न के बीच के विभाजन के बारे में आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और एक साथ आएंगे, तब तक हमारा देश कभी नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब उन्होंने सबसे यही आग्रह किया कि ये जो हाई कास्ट या जो लो कास्ट है, इन चीज़ों से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा देश एक बन नहीं सकता है। इट विल बी यूनिटी टू सर्व देयर पर्पजेज एंड देन इट विल बी मी हियर एंड यू ओवर देयर अगेन। ठीक है, यह उनके उद्देश्यों की सेवा करने के लिए एकता होगी। ठीक है, उनके उद्देश्य क्या थे फुले जी के, कि जो भारत के अंदर जितनी भी जो जातियां वे सब एकजुट होकर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उच्च जाति वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, उनके खिलाफ बोले, और फिर यह मेरे यहाँ और आप विरसे वहाँ होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। इन 1873 फुले रॉट ए बुक नेम्ड गुलामगिरी। 1873 में फुले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, मीनिंग स्लेवरी, जिसका मतलब क्या था, स्लेवरी मतलब दास, जो व्यक्ति दास थे, नौकर थे। सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फॉट। कुछ 10 वर्षों पहले अमेरिकन सिविल वॉर लड़ा गया था, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, जहाँ पर अमेरिका के अंदर जो गुलाम व्यक्ति थे उनको गुलामी से आज़ादी दी गई थी। फुले डेडिकेटेड हिज बुक
देखिए आगे क्या बोल रहा है ये। फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल, फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल, एक सेकंड पीछे वाले पेज पे आ जाता हूँ मैं। Those Americans who had fought to free slaves, thus establishing a link between the conditions of the lower castes in India and the black slaves in America. फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जो मुक्त दासों से लड़े थे। मतलब अमेरिका के अंदर क्या था कि पहले रंग के आधार पर, ऐसा नहीं कि भारत के अंदर ही होता है, रंग के आधार पर व्यक्तियों से क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, काले व्यक्ति और गोरे व्यक्तियों के आधार पर। ठीक है। और फुले ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, तो फुले ने क्या किया था कि अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को उन्होंने समर्पित की अपनी पुस्तक जो मुक्त दासों से लड़े थे। इस प्रकार भारत में नीची जातियों की स्थिति और अमेरिका में काले दासों के बीच एक कड़ी स्थापित की। मतलब किस तरीके से भारत में लो कास्टेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और अमेरिका के अंदर जो ब्लैक पीपल है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन दोनों को जोड़कर फुले ने अपनी एक किताब लिखी। As this example shows, Phule extended his criticism of the caste system to argue against all forms of inequality. ठीक है। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, फुले ने सभी प्रकार की असमानता के खिलाफ बहस करने के लिए जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को बढ़ाया। He was concerned about the plight of upper caste women. ठीक है। द माइजीरियस ऑफ द लेबर एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ द लो कास्टेस। वह उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों के दुख और निम्न जातियों के अपमान के बारे में चिंतित थे। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यूड इन द 20th century बाय अदर ग्रेट दलित लीडर्स like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naikar in the South। यह जो मूवमेंट था जातियों को सुधारने का, यह लगातार 20वीं शताब्दी तक चलता रहा। बहुत सारे महान दलित जो नेता थे जैसे B.R. अम्बेडकर, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया के अंदर यह मूवमेंट चलाया और E.V. रामास्वामी नायकर ने साउथ इंडिया के अंदर यह मूवमेंट चलाया कि जो कास्ट रिफॉर्म होना ही चाहिए। हु कुड एंटर टेम्पल्स, कौन मंदिरों के अंदर एंटर होगा। अंबेडकर वॉज बॉर्न इनटू ए मेहर फैमिली। अंबेडकर जी का जन्म एक मेहर फैमिली में हुआ था। एज ए चाइल्ड ही एक्सपीरियंस वॉट कास्ट प्रिजुडाइस मेंट इन एवरीडे लाइफ। बच्चे होने के नाते उन्होंने इस चीज़ को बचपन में ही भांप लिया था कि जाति के आधार पर हर एक दिन व्यक्तियों की ज़िंदगी से किस तरीके से भेदभाव किया जाता है। इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड। स्कूल के अंदर उन पर बलपूर्वक यह थोप दिया जाता था कि उन्हें कक्ष से बाहर बैठना है, बाहर बरामदे में। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज्ड। और जिन नल से अपर कास्ट के बच्चे पानी पिया करते थे उन्हें उन नलों का यूज़ भी नहीं करना है। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू द US फॉर हायर स्टडीज़। स्कूल कंप्लीट होने के बाद उन्हें एक फेलोशिप मिली ताकि वे अपनी हायर स्टडीज़ को US के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कंप्लीट कर सकी। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1999, जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1919 में इंडिया वापस लौटे, ही रॉक्ड एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो उन्होंने उच्च जाति के व्यक्तियों की समकालीन समाज के अंदर, मतलब उस समय के समाज के अंदर क्या शक्तियाँ थी ये बताया। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। 1927 में अम्बेडकर ने टेम्पल के अंदर एंट्री के लिए, मतलब पहले क्या होता था कि निम्न जाति वर्ग के जो व्यक्ति होते थे उन्हें टेम्पल्स के अंदर भी एंटर नहीं होने दिया जाता था। ठीक है। तो अंबेडकर जी ने क्या किया कि एक ऐसा मूवमेंट चलाया जिसके तहत निम्न जाति वर्ग के व्यक्ति भी मंदिरों के अंदर भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं। इन विच हिज मेहर कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड, जिसके अंदर उनके जो मेहर जाति के व्यक्ति थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। ठीक है। ब्राह्मण पंडित जो थे, जब दलितों ने मंदिर के टैंक से पानी का इस्तेमाल किया तो ब्राह्मण पुजारी नाराज हो गए।
अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1925। टेम्पल एंट्री के लिए अंबेडकर ने 1927 से 1935 तक 3 मूवमेंट चलाए। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रिजुडाइसेस विद इन सोसाइटी। ठीक है, उनका जो मुख्य उद्देश्य था अंबेडकर जी का, उनका उद्देश्य सभी को समाज के भीतर जातिगत पूर्वाग्रहों की शक्ति को दिखाना था। ठीक है, एक चीज़ एक और इसमें पढ़ लेते हैं। सोर्स 4, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। इन 1927 अंबेडकर सेड, 1927 में अंबेडकर जी ने कहा था, वी नाउ वॉन्ट टू गो टू द टैंक ओनली टू प्रूव दैट लाइक अदर्स वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। अब हम पानी के उन टैंक्स के पास जाना चाहेंगे जिनको उच्च जाति वर्ग के व्यक्ति यूज़ करते हैं, और उन्हें भी हम ये दिखाना चाहेंगे कि हम कोई जानवर नहीं हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स ही हैं। हिंदू सोसाइटी शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन 2 मेन प्रिंसिपल्स। हिंदू जो समाज है वो इन 2 मेन प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है। किस पर? समानता पर और जातियों की एब्सेंस पर, क्योंकि जब तक हमारे समाज के अंदर जातियां रहेगी तब तक ये भेदभाव होता रहेगा। ठीक है, क्लास 8 आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।